हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा ज्योग्राफी का जो सेशन चल रहा है उसमें आज हम एक नए पड़ाव पर यानी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो देखे वो सारे वीडियो का जो स्टूडेंट पहली बार क्लास ले रहे हैं वो वीडियो इसी चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट डली हुई है वर्ल्ड ज्योग्राफी की और इंडियन ज्योग्राफी की, यानी भारत के भूगोल की और विश्व के भूगोल की। तो वहाँ से जाकर ये आप सारी क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि आप एक तरफ से पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उसमें आप सब में फॉर्म डालिए। जैसे अभी आरपीएफ की वैकेंसी चल रही है, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप एसआई की उसमें डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन नहीं हुई है तो आप उसमें कांस्टेबल की डाल सकते हैं। ठीक है, सारी वैकेंसी के आप फॉर्म डालिए और एक तरफ से आप पढ़ते चलिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, एक तरफ से पढ़ते हुए चलिए। ऐसा नहीं करना है आपको, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है कि अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई है तो उसकी एक किताब कोई ले लो, किताब मार्केट से उसका पढ़ लो। ऐसा नहीं करना है, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है और उसी के हिसाब से आपको पेपर देना है। जैसे मान लीजिए आपने पूरी साल एक तरफ से पढ़ा, अगर मान लो कोई एग्ज़ाम है उसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर लीजिए, लेकिन साल भर आपको पूरे सब्जेक्ट एक तरफ से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, नहीं होता क्या है, हम हर एग्ज़ाम की हर बार तैयारी करेंगे जब भी जिसमें एग्ज़ाम की वैकेंसी आएगी, ठीक है, और उसके बाद हम उसके नोट्स नहीं बनाएंगे, जो भी हमारा सिलेबस है, कंटेंट है, तो हमें हर एग्ज़ाम में क्या लगेगा कि हमारा ये छूट गया, हमारा ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हर एग्ज़ाम में आपको यही लगेगा। ठीक है, तो अपने नोट्स बनाइए, एक तरफ से पढ़ाई कीजिए और बस ऐसे ही करना है और आप सिलेक्शन ले जाओगे। तो जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा है वो ब्रह्मांड एवं सौरमंडल चल रहा है। इसमें हमने पिछली कक्षाओं में ग्रहों तक पूरा ख़त्म कर लिया था। इसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हम आज इसमें देखने वाले हैं। ओके, चलिए। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक समझ लिया था, एक मिनट, के क्रम, सूर्य से दूरी का क्रम, तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक देख लिया था, क्रम किस आधार पर है, सूर्य से दूरी के अनुसार। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से क्रम थे ये हमने कल यहाँ पर समझ लिए थे कि सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है। एक मिनट, ठीक है। फिर हमने आकार के अनुसार क्रम समझा था बढ़ते क्रम में कि सबसे छोटा ग्रह, फिर उसके बाद ग्रह, उसके बाद ग्रह, ये सब हमने कल के वीडियो में समझ लिए थे। फिर हमने देखा था कि दो जो ग्रह हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्थिव ग्रह या जोवियन ग्रह, या इनको बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह या गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, इनको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, बाह्य ग्रह भी बोलते हैं, इनको आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या होता है उनको हमें आज समझना है। एक मिनट,
ठीक है, तो पहला अंतर क्या है? पार्थिव ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है। ठीक है, जोवियन ग्रहों का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है। अगला अंतर क्या है? पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहाँ तापमान क्या होता है? ज़्यादा होता है। और वहीं यहाँ पर ये सूर्य से ज़्यादा दूर होने के कारण यहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत यानी इनकी अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ओके। तीसरा अंतर क्या है? सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूल, कण और गैसों को उड़ाकर ले जाती गई, अर्थात इन ग्रहों में अत्यधिक इनकी कमी पाई जाती है। फिर से समझना, सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूल, कण और गैसों को उड़ाकर ले गई। मतलब ये पार्थिव ग्रह हैं, तो ये सूर्य का प्रकाश अधिक शक्तिशाली या सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण इस पर जो धूल के कण मौजूद थे और जो गैस मौजूद थी उनको उड़ाकर ले गई, अर्थात इन ग्रहों पर इनकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। किन की कमी पाई जाती है? धूल, कणों और गैसों की। वहीं यहाँ पर इसका विपरीत हो जाएगा, सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली होती है, अतः जोवियन ग्रहों पर धूल, कणों एवं गैसों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? पार्थिव ग्रहों के छोटे आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जिससे यह गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाते। वहीं अगर इनकी बात करें, जोवियन ग्रहों के बड़े आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, जिस कारण गैसों का संकेंद्रण यहाँ पर अधिक पाया जाता है। यानी गैस यहाँ पर अधिक पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। अगला अंतर क्या है? इसके साथ इन ग्रहों पर बाहरी धातुएं लोहा, निकेल अत्यधिक मात्रा में है। जोवियन ग्रहों के उदाहरण क्या क्या दिए गए हैं और यहाँ पर इसका मिस हो गया है। यहाँ पर इन चीज़ों की कमी पाई जाती है, यहाँ पर गैसों की अधिकता पाई जाती है। और इनके उदाहरण क्या है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस को अरुण बोलते हैं, नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ठोस ग्रह हैं। ठीक है, ये जो अंतर आपको अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े थे तो यहाँ पर आपके ये अंतर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया, उनके क्या क्या अंतर होते हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अब उसके बाद एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं कि वौने ग्रह क्या होते हैं। ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल, अपने परिभ्रमण चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हों, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। यानी ये ऐसे ग्रह होते हैं, इन आधारों पर क्राइटेरिया फिक्स किया गया था 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का एक सम्मेलन हुआ था 2006 में, तो उसमें ग्रहों का जो क्राइटेरिया रखा गया था उससे बाहर जो ग्रह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बौने ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, प्लूटो भी एक बौने ग्रह है, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए थे 2006 में उनको फॉलो नहीं कर रहा था ग्रह के क्राइटेरिया में। वर्तमान में कौन से बौने ग्रह हैं? सेरेस, प्लूटो, इसको यम बोलते हैं, एरिस, हेमिया और मैक। ठीक है, प्लूटो के बारे में कि प्लूटो को ग्रहों की सूची से क्यों हटाया गया। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टबैग
ने की थी। 2006 से पहले इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। वर्ष 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। प्राग सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार ऐसे पिंड जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण वह गोल स्वरूप धारण कर सके, वह सूर्य का चक्कर काटता हो, साथ ही उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की अधिक भीड़भाड़ ना हो। ग्रहों के दर्जे में प्लूटो की श्रेणी को अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था कि नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता था। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम था, वह आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी छोटा था, अतः यह ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अगर हम कभी कभी ऐसे हमारे सामने चीज़ आती है कि प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया है, तो हमारे मन में एक इमेज बनती है कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, 9वां ग्रह था वो उसको उठा के फेंक दिया है। ऐसा नहीं है, वहाँ पर वो अभी भी उपस्थित है, वहाँ पर वो अभी भी है। जो अभी मैंने बात बताई वो आपके मन में आती है कि नहीं आती है, ये आप मुझे बता सकते हैं। एक साइकोलॉजी का फैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी भी वहाँ पर वो विद्यमान है, ऐसा नहीं है वहाँ से उसको उठाकर कहीं फेंक दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको ग्रह की सूची में ना रखते हुए बौने ग्रह की सूची में रखा गया है। ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो को सौरमंडल के बाहरी के ऊपर घेरे की सबसे बड़ी संरचना खगोलीय बस्ती माना जा रहा है। अब प्राकृतिक ग्रह क्या होते हैं? वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की भांति इनमें भी अपनी चमक प्रकाश नहीं होता है, अतः ये भी सूर्य यानी तारे के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं तथा बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। धूमकेतु या पुच्छल तारे क्या होते हैं? धूमकेतु आकाश में धूल व बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं। पिंड का मतलब एक चट्टानुमा संरचना मान लो, पत्थर, बड़ा पत्थर मान लो, जो सूर्य के परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। परवलयाकार क्या था मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है तो गर्म होने के कारण उनके गैसों के फव्वारे निकलते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। ये आपके हर लाइन से क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं बता चुका हूँ पहले कुछ वीडियोस में, ठीक है। तो इसकी जो पूंछ होती है वो सूर्य के विपरीत होती है कि सूर्य की दिशा में होती है, तो विपरीत होती है। हेली एक पुच्छल तारा है। यह पृथ्वी के हेली धूमकेतु की बात कर रहा हूँ। यह पृथ्वी से प्राय 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिए सबसे कम अवधि है। अब वो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? पूरी एक एक चीज़ आपको क्लियर होते हुए चलेगी, है ना। आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पढ़ने दूंगा मैं। यहाँ से पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन कीजिए, एग्जाम में बैठिए, ठीक है। क्षुद्र ग्रह भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य करोड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। विदित 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी, क्षुद्र ग्रह बौने ग्रह की चीज़ मान सकते हैं हम, है ना, रखा गया। प्लूटो तथा इसके अन्य क्षुद्र ग्रहों के एक नई श्रेणी प्लूटाइड बना दी गई। सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है,
जबकि 4 वेस्टा, 5 यूरोपा, 243 एड़ा, 1862 अपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, ये इनके नाम दिए गए हैं। और फिर उल्का पिंड क्या होते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं। आपसे अंतर पूछा जाता है कि पुच्छल तारे और उल्का पिंडों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो समझते जाइए आसानी से। मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं। किसके मध्य? ये देखिए, परंतु वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से होने वाले घर्षण के कारण अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं, जो कि अर्कास्म कहलाते हैं। जबकि कुछ उल्काएं जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जाकर गिरते हैं उनको क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो आज यहीं पर हमारा सौरमंडल यानी ब्रह्मांड समाप्त होता है। जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बन जाएंगे। अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो यूपीएससी से जो भी क्वेश्चन ब्रह्मांड सौरमंडल से बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से। क्लियर? ठीक है, फिर मैं आपको दोहरा देता हूं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है और एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है। यहाँ पर मैं जो कंटेंट कराता हूँ आप उसको क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे, उसको 2 बार पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यूज लगाएंगे, फिर उसको ख़त्म करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ हर टॉपिक को लगभग 1 से 1.5 घंटा देना है रोज़ सब्जेक्ट को, और उसी 1.5 घंटे में 1 घंटे में आपको वो ख़त्म करना है। एमसीक्यू सहित मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आधे घंटे आपकी क्लास लेता हूँ तो आप रिवीजन में 15 मिनट लगा सकते हैं। 15 मिनट के बाद आप फिर दूसरी बार रिवीजन करेंगे 10 मिनट में, और आप उसके एमसीक्यूज लगाएंगे तो आपका वो टॉपिक बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कुछ दिनों बाद उसको फिर से लगा सकते हैं या फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं, जीके का यूनिट वाइज टेस्ट लगा सकते हैं, तो आपसे वो फुल कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। ओके, करंट अफेयर भी मैं इसी चैनल पर करा रहा हूँ। करंट अफेयर की क्लास भी आप इसी चैनल पर ले सकते हैं। यूपीएससी को छोड़कर मैं यहाँ पर करंट अफेयर करा रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी करंट अफेयर बहुत ही अलग लेवल का रहता है, 1 लाइनर नहीं रहता है। मैं यहाँ पर जो करंट अफेयर करा रहा हूँ वो 1 लाइनर है। पीएससी से लेकर जितने भी छोटे एग्जाम्स होते हैं सारे परीक्षाओं के स्टूडेंट वो क्लासेस करंट अफेयर की ले सकते हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है, इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।